नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राव स्टडी सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बिहार एसएससी द्वारा कराई जा रही सचिवालय सहायक की परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवा रहे हैं और इसी क्रम में हम अपना अगला लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें मैं प्रखर श्रीवास्तव आपको पढ़ाऊंगा भूगोल यानी ज्योग्राफी। तो देखिए, ज्योग्राफी को हम तीन भागों में पढ़ते हैं। एक होता है आपका भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा होता है भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी, और तीसरा होता है हमारा विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो स्टार्ट हम करेंगे इसमें भौतिक भूगोल से। तो पहले आपको बता देते हैं कि भौतिक भूगोल में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं और किसमें से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो भौतिक भूगोल में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो है अक्षांश और देशांतर रेखा। अक्षांश और देशांतर रेखा में से क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमारे पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं और उनका क्या असर हमारे संरचना पे, पृथ्वी की संरचना पे होता है। थर्ड टॉपिक हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी, भूकंप। ज्वालामुखी, कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, कौन से प्रमुख क्षेत्र होते हैं जहाँ ज्वालामुखी पाए जाते हैं, किन कारणों की वजह से ज्वालामुखी आते हैं। और फोर्थ टॉपिक हमारा चट्टान यानी रॉक्स। रॉक्स और रॉक्स के टाइप्स, कितने तरह के रॉक्स होते हैं और रॉक्स कैसे बनते हैं, रॉक्स का कंपोजिशन क्या होता है, उनके अंदर क्या खनिज पाए जाते हैं। और फिर जलवायु विज्ञान शास्त्र जिसे हम कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। और क्लाइमेटोलॉजी में हवाएं पवनें कैसे चलती हैं, वर्षा क्यों होती है, चक्रवात कैसे आता है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले टॉपिक से जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर रेखा। तो अक्षांश और देशांतर रेखा को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहली बात कि अक्षांश और देशांतर रेखा होती क्या है। अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होती है? तो हमारे पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो क्षैतिज रूप से और लंबवत रूप से खींची जाती हैं, इन रेखाओं को अक्षांश और देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, ये क्षैतिज रूप से खींची गई रेखाएं, क्षैतिज रूप से खींची गई रेखाएं ये कहलाती हैं आपकी अक्षांश, और आपकी लंबवत रूप से खींची गई रेखाएं कहलाती हैं देशांतर रेखा। क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखा। तो अब बात आती है कि आखिर ये लाइनें, ये जो रेखाएं हैं, ये खींची क्यों गई हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये रेखाएं सिर्फ काल्पनिक है, ये असल रूप से पृथ्वी पर नहीं खींची गई हैं। ये एक इमेजिनरी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस। तो ये क्यों खींची गई, आखिर क्या कारण है इन रेखाओं को खींचने का। तो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी वस्तु, किसी भी इंसान के लोकेशन, उसकी पोजीशन को जानना कि कहाँ पर वो स्थित है, इसके लिए हमें रेखाओं की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे तीन रेखा खींची, एक खींची बी और तीसरी खींची सी। अब अगर हमने कहा कि हमारा फ्रेंड बी रेखा पर रहता है तो वो बी रेखा पर किसी भी स्थान पर हो सकता है। वो यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है और वो यहाँ भी हो सकता है। तो अभी देखिए, तीन जगह से हमें ये तो कंफर्म है कि वो बी रेखा पर रह रहा है, लेकिन बी रेखा पर कहाँ रह रहा है ये अभी भी कंफर्म नहीं है। तो वो कंफर्म करने के लिए, वो जानने के लिए हमें दूसरी रेखा का इस्तेमाल करना पड़ता है, और दूसरी रेखा खींची जाती है लंबवत रूप से। देखिए, अब ये देखिए, एक क्षैतिज रेखा हो गई, एक लंबवत रेखा हो गई, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन हो गई। अब दो रेखाएं, दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं, दो रेखाएं जब मिलती हैं, तो वो जो पॉइंट होता है, अब वहां पे हम इस पॉइंट को नाम दे सकते हैं एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू। अब अगर हम कहें कि हमारा जो दोस्त है वो वाई पर रहता है, तो उसकी एकदम एग्जैक्ट लोकेशन हमें समझ में आ जाएगी। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको इन रेखाओं को नाम दे दिए 1, 2, 3 और 4, और हम कहेंगे कि मेरा दोस्त रहता है A2 पे, यानी A हो गई अक्षांश रेखा और 2 हो गई देशांतर रेखा। तो किसी भी वस्तु, किसी भी इंसान के लोकेशन, किसी भी देश के लोकेशन को जानने के लिए इन रेखाओं को खींचा जाता है। तो बात आती है कि अक्षांश रेखाएं कैसे खींची गई, क्यों खींची गई। तो आइए देखते हैं कि अक्षांश रेखाओं को कैसे खींचा गया और किस तरह अक्षांश रेखाओं को माना जाता है, और कौन कौन सी प्रमुख अक्षांश रेखाएं होती हैं, कौन कैसे लैटिट्यूड्स होते हैं।
अक्षांश रेखा को इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड्स और देशांतर रेखा को कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अक्षांश रेखा से। तो देखिए, अक्षांश रेखा को खींचने के लिए आप मान लीजिए कि पृथ्वी को दो टुकड़ों में विभाजित किया गया। पृथ्वी को दो टुकड़ों में विभाजित किया गया। ये आपका हो गया एक हिस्सा और ये हमारा दूसरा हिस्सा। अब इसके मध्य से हम पहला कोण बनाते हैं। पहला कोण जो भी बनाएंगे वो क्या होगा, 0 डिग्री का। अब इस 0 डिग्री पे ही हम पृथ्वी के चारों ओर एक इमेजिनरी लाइन यानी काल्पनिक रेखा को मान लेंगे। इस 0 डिग्री पे हम जो काल्पनिक रेखा को मान लेंगे। इसी तरह मान लीजिए हमने एक और एंगल बनाया 10 डिग्री का। अब बस इस 10 डिग्री पे भी एक काल्पनिक रेखा को मान लिया गया। इस तरह से काल्पनिक रेखाएं यानी अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूडनल लाइंस खींची गई थी। ठीक है, इस तरह से हमारी लैटिट्यूडनल लाइंस खींची गई थी। तो अब देखते हैं कि प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे अब हम पृथ्वी का चित्र बनाते हैं। देखिए, अब हमने क्या बताया कि 0 डिग्री पे सबसे पहले एक रेखा खींची गई। तो ये हो गई हमारी 0 डिग्री की रेखा। इस 0 डिग्री को रेखा को कहा जाता है इक्वेटर। हिंदी में इसे कहते हैं भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। ठीक है, अब देखिए ये भूमध्य रेखा इसलिए कहलाती है क्योंकि ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, जिसमें ऊपर का जो भाग है वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और जो हमारा नीचे का भाग है वो क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें कॉपी में अगर हम देख रहे हैं, सामने की तरफ देख रहे हैं, तो हमें दिशा कुछ इस तरह हमेशा मान के चलनी है कि ऊपर की तरफ रहेगा नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे रहेगा साउथ यानी दक्षिण, इधर रहेगा आपका ईस्ट यानी पूर्व और इधर रहेगा वेस्ट यानी पश्चिम। ठीक है, अब जिस तरह से देखिए 0 डिग्री के ऊपर क्या है, उत्तरी गोलार्ध, इसीलिए उसका नाम उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब मान लीजिए हमने दूसरी रेखा बनाते हैं। मान लीजिए 10 डिग्री पे रेखा बनाए। तब ये 0 डिग्री की क्या है, 0 डिग्री के ऊपर ये रेखा है, इसीलिए इसमें जो दिशा लिखी जाएगी वो 10 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर लिखी जाएगी। अगर हम इसके नीचे कोई रेखा बनाते हैं 10 डिग्री पे, अब यहाँ पे हम क्या दिशा लिखेंगे, यहाँ पे हम दिशा लिखेंगे साउथ लिखेंगे क्योंकि ये नीचे की तरफ है। ठीक है, तो इस तरह से अक्षांश रेखाएं हमारे पृथ्वी पर खींची गई थी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षांश रेखाओं को किस तरह से खींचा गया है और इसका क्या इस्तेमाल है, क्या बेसिक इस्तेमाल है। चलिए अब हम देखते हैं कि प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं पृथ्वी पर। तो सबसे पहले हमने एक रेखा देख ली आपकी जिसका नाम है 0 डिग्री इक्वेटर, जो पृथ्वी को दो इक्वल भाग में यानी दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर देता है। अगली महत्वपूर्ण रेखाएं जो है वो है हमारी 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री की उत्तरी रेखा जिसको नाम दिया गया है कर्क रेखा। क्या नाम दिया गया है, कर्क रेखा, और इसी को कहा जाता है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो 23.5 डिग्री उत्तर की जो अक्षांश रेखा है उसको कर्क रेखा कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और आपको एक बात बता दें कि ये कर्क रेखा हमारे भारत से भी गुजरती है। ये कर्क रेखा गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण रेखा जो हमारी है वो है 23.5 डिग्री दक्षिण की रेखा, जिसको बोला जाता है क्या, मकर रेखा। क्या बोला जाता है, मकर रेखा, और इसको बोलते हैं क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखिए ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके बीच का जो एरिया है ये ट्रॉपिकल एरिया ऑफ अर्थ कहलाता है।
यानी उष्णकटिबंध क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि इन क्षेत्र में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक पहुंचती है, सबसे अधिक सूर्य की रोशनी इन क्षेत्रों में पहुंचती है, इसलिए इसको उष्णकटिबंध क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी ट्रॉपिकल एरिया भी कहा जाता है। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण रेखा जो हमारी है वो है 66.5 डिग्री उत्तर, 66.5 डिग्री उत्तर, जिसको कहा जाता है क्या, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। ठीक है, और 66.5 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री साउथ, जिसको कहा जाता है क्या, अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, तो 66.5 डिग्री उत्तर को कहा जाता है आर्कटिक रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिण को कहा जाता है क्या, अंटार्कटिक रेखा। इसके बाद सबसे ऊपर हमारे हो जाते हैं पोल्स। जो सबसे ऊपर ये कौन सा पोल होगा, ये ध्रुव, जिसका हम ध्रुव कहते हैं, पृथ्वी का सबसे ऊपरी इलाका हो गया कौन सा, उत्तरी ध्रुव, और नीचे हो जाता है हमारा दक्षिणी ध्रुव। अभी हम देखेंगे कि ये ध्रुव जो है, यहाँ पे सूर्य की रोशनी 6 महीने एक ध्रुव पे रहती है और 6 महीने अगले ध्रुव पे रहती है, ये हम आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो ये पृथ्वी की महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। अब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कुल अक्षांश कितने होते हैं और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। तो देखिए, कुल अक्षांश की जो संख्या है, कुल अक्षांश क्या बताया हमने आपको, अक्षांश क्या है, अक्षांश एक एंगल है, एक कोण है। तो कुल कोण कितने होते हैं, 0 डिग्री के ऊपर बनते हैं 90 और 0 डिग्री के नीचे बनते हैं 90। तो कुल अक्षांशों की संख्या देखी जाए तो कितनी हो जाएगी, 90 प्लस 90, 90 ऊपर की तरफ 90 नीचे की तरफ, और एक हो गया आपका 0 डिग्री, यानी एक ये। तो टोटल कितना हो गया, 181। कुल अक्षांश 181 है। ठीक है, कुल अक्षांश 181। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, कुल अक्षांश रेखाएं ये कितनी हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने 0 डिग्री पे बना दिया, इसी तरह हम 1 डिग्री 2 डिग्री करके अंतिम कहाँ तक बना पाते हैं, अंतिम हम सिर्फ बना पाते हैं 89 डिग्री तक, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, इसलिए 90 डिग्री पे कोई लाइन नहीं बन पाती है, वो सिर्फ एक बिंदु की तरह रह जाता है। 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण, यानी 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण पर कोई अक्षांश रेखा नहीं होती है, वह सिर्फ एक बिंदु रहता है। इसीलिए कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी, तो 89 ऊपर, 89 नीचे, और एक हाफ हो गया आपका 0 डिग्री। टोटल इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 179। तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई, 189। ये कंफ्यूजन भी बहुत लोगों को रहता है, बहुत लोगों को लगता है कि कुल अक्षांश और अक्षांश रेखा एक है, लेकिन नहीं, ये गलत है। अक्षांश कुल 181 है और अक्षांश रेखाएं कुल 189 है। ठीक है, तो इसी तरह हम आगे की क्लासेस में आपको और डिटेल में अक्षांश देशांतर रेखाओं को पढ़ाएंगे, साथ ही साथ जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको लिखवाते भी चलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि दूर दराज लोगों तक, दूर दराज बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।